प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके एस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। एक पाठ्य पुस्तक है रक्त ध्वज, एक नाटक है डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी द्वारा रचित। दूसरी पाठ्य पुस्तक है निबंध संग्रह और तीसरी पाठ्य पुस्तक है एकांकी संग्रह। ये 3 पाठ्य पुस्तक हैं। इनके उद्भव यानी तीनों विधाओं के उद्भव और विकास, इनके प्रमुख तत्व, इन सभी का जो ये 16 अंकों का जो पाठ्यक्रम था, जिस पे एक प्रश्न 16 अंकों का आने वाला है, उसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया था। और हाल ही की जो 1-2 ऑनलाइन कक्षाएँ आरंभ हुई थी, जिसमें हमने आपकी पाठ्यपुस्तक एकांकी संग्रह को आरंभ किया था, जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के द्वारा आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित है और हेतु भारद्वाज जी इसके संपादक हैं, डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी। तो जो आपकी ये पाठ्यपुस्तक है, इसमें कुल ये 6 एकांकियाँ संकलित हैं। नया पुराना, दीपदान, बीमार का इलाज, भोर का तारा, ईद और होली, सबसे बड़ा आदमी। इन 6 एकांकियों और उनके लेखक का परिचय यहाँ पर है, जिसका हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में भी इस पर चर्चा की थी। और इस पुस्तक भी जो पहली एकांकी संकलित है वह है नया पुराना एकांकी, जिसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्की जी हैं। तो उपेंद्र नाथ अस्की जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर हमने चर्चा की थी, उनके एकांकी साहित्य पर हमने चर्चा की थी। और नया पुराना जो एकांकी है, जिसमें नए और पुराने के द्वंद्व को बहुत ही मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया है। और उसमें देवचंद जो इस कहानी के प्रमुख नायक है एकांकी के, उनको लेकर के उनके मित्र रविदत्त के बीच में जो विचार विमर्श करते हुए ये एकांकी जो आरंभ हुई थी, उसको हमने पढ़ा है। और उसके बाद ये जो नया पुराना है, इनके प्रमुख पात्रों पर हमने चर्चा करते हुए पृष्ठ संख्या 22 तक हम पढ़ चुके थे। जो देवचंद और रविदत्त में जो चर्चा हो रही है, यहाँ तक हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। देवचंद के पास में उनकी स्कूल की एक लीली जो होती है, उसकी माँ जो है अपने व्यसनी पति से पैसों को बचाने के लिए, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं प्राइवेट स्कूल चलाने वाले देवचंद, इसके पास 60-70 हज़ार की एक अमानत गहने ला कर के रख देती है और दोनों में चर्चा चलती है। और रविदत्त जो है देवचंद का मित्र हैं और रविदत्त एक वैद्य हैं जिसका अभी हाल ही में विवाह हुआ है और वो अपनी पत्नी को रानी हार देना चाहता है और वो देवचंद से इन्हीं गहनों में से रानी हार मांगता है। तो देवचंद कहते हैं उससे कि ये रानी हार बिना लिली की माँ की पूछताछ के मैं नहीं दे सकता। और उससे पूछा तो उसने कहा कि भाई साहब, पूछने की क्या आवश्यकता थी, आप जो चाहे मन उठा कर दे देते, गहना अभी की तो है। तो इतना विश्वास देवचंद पर लिली की माँ ने किया। और रविदत्त जो है, अब वो रानी हार वापस देता नहीं है और वो इन गहनों को हड़प जाने के लिए भी देवचंद से, अपने मित्र से बार बार कहता है। ये चर्चा चल रही थी, यहाँ तक एकांकी को हम पढ़ चुके थे। और उसके आगे रविदत्त देखिए क्या कहता है। वो कोट पहनता है, वो कह रहा है कि मैं विश्वास रूपी इस धन को क्षण भर के लिए, जो 12 साल तक मुझे कठिन परिश्रम के द्वारा जो मैंने ये विश्वास अर्जित किया, उसको मैं क्षण भर में तोड़ना नहीं चाहता। तो देखिए रविदत्त क्या कहते हैं यहाँ, कोट पहनते हुए हंसता है, अरे किसका विश्वास और किसका भरोसा? लिली की माँ सब गहने तुम्हें न देती तो क्या करती? यदि उसके पास गहने रहते तो उसका वह व्यसनी पति, यानी बुरी आदत, बुरी लत वाला वह पति, अब तक उन्हें कब का ही हजम कर जाता, कब के ही ठिकाने लगा देता। उसने तुम्हें दे दिए, तुम्हारे पास उसके बचने की 100 में से एक विश्वास तो आशा थी, यानी पूर्ण आशा थी। लेकिन रविदत्त इसको भड़काता है, एक विश्वास तो कम से कम बचने की आशा थी, उसके यहाँ तो इतनी भी नहीं थी। कमल कहता है, फिर डॉट डॉट, यानी कमल क्या कहता है, इसको रेशमाई रखा गया। देवचंद लगभग चीख कर, कमल वे सिरफिरा लेखक, उसकी संगति ने तुम्हें इतना गिरा दिया, यानी इसे सिरफिरा लेखक कहा है जो बेतुकी बातें करता है। और उसकी संगति का तात्पर्य कि देवचंद जो है रविदत्त कमल की संगति में रहता है और कमल जो है पैसे हड़प जाने की प्रवृत्ति का है, पैसे देता नहीं समय पे, और वही उसी की संगति का असर जो है रविदत्त पर भी पड़ा। और रविदत्त ने जो देवचंद से जो रानी हार लिया उन गहनों में से, वो उनकी नीयत खराब हो गई, वो देना नहीं चाहता, इसलिए उसने कमल के प्रसंग को भी यहाँ छेड़ा है।
देवचंद उसमें चीख करके कमल के संदर्भ में कह रहे हैं, वे सिरपीरा लेकर उसकी संगति ने तुम्हें इतना गिरा दिया है कि वह आज तुम बदयांती को खूबी समझने लगे हो। बदयांती को यानी बद नीयत से किया गया कार्य, बुरी नीयत से किया गया कार्य, यानी पैसे हड़पना, बुरी लत, बुरी आदत को खूबी यानी अच्छा ही समझने लगे हो। हरि कृष्ण की दुकान से मैंने उसे 20 रुपये की किताबें लेकर दी थी, यानी कमल को, और आज 1 साल होने को आया है, उसने 1 पैसा तक नहीं दिया। दुकानदार के तकादों से नाक में दम आ गया, यानी बार बार वो झिड़कता रहता है, बार बार वो कहता रहता है, बार बार खरी खोटी सुनाता रहता है। तकादे यानी खरी खोटी सुनाना। मैंने कमल से उसका हिसाब चुकाने को कहा था और कमल ने हंसकर बोला, इन पूंजीपतियों के रुपए मार लेना अनुचित नहीं है। यानी पैसे हड़पने की जो आधुनिकता, जो वर्तमान की जो एक तरह से प्रवृत्ति है, उसको ये अनुचित नहीं मानता कमल। आखिर वे रुपए मुझे देने पड़े, यानी देवचंद रविचंद से कह रहा है कि उस कमल के पैसे, उस बुक के पैसे मुझे ही देने पड़े, मुझे ही चुकाने पड़े। छल कपट, धोखा, फरेब, बदयांती, बदमाशी, जालसाजी, हर एक के लिए वह अपने प्रगतिशील फलसफे से कोई न कोई दलील निकाल लेता है। यानी प्रगतिशील इन विचारधारा की दुहाएं दे दे करके कोई न कोई दलीलें, यानी उसके पक्ष में कोई न कोई तर्क वो निकाल लेता है। उसके ख्याल में मानव छली और कपटी के सिवा कुछ नहीं, यानी कमल की दृष्टि में और रवि की दृष्टि में। कमल प्रगतिशील नहीं, अप्रगतिशील है, प्रगति के नाम पर वह कलंक है। देवचंद रविचंद को कहते हैं, रविदत्त को कहते हैं। पुनः देवचंद का मित्र रविदत्त कहता है, कपड़ों के अलमारी में रुमाल ढूंढते हुए, क्योंकि वह वैद्य है और जाने की तैयारी कर रहा है और नहा धो करके वो तैयार हो चुका है। तुम्हारे भाग्य में असफल रहना लिखा है। यानी रविदत्त देवदत्त को कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में असफल होने लिखा, अभी तेरा भाग्य चमक सकता है यदि तुम लिली की माँ के द्वारा जो गिरवी रखे गए अमानत रूप में जो गहने हैं उनको तुम हड़प जाओ। यही आधुनिकता है, यही वर्तमान है। दिया हुआ पैसा कोई वापस देता है क्या? दिया हुआ धन या धन संपदा या गहने कोई वापस लौटाता है क्या? और तू इतने आदर्शवादी बनते रहोगे तो ये तुम्हारी सफल, यानी तुम्हारे भाग्य में सफलता ही लिखी हुई है। देवचंद, बाह्य सफलता ही सब कुछ नहीं, आंतरिक सफलता भी कोई चीज़ है। यानी केवल बाह्य भौतिकवाद को ही और ही हमें अग्रसर नहीं होना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुनना चाहिए। आत्मा संतुष्ट है तो मनुष्य की सफलता उसमें छिपी हुई है। बाह्य शांति की अपेक्षा मैं आंतरिक शांति को अधिक महत्व देता हूँ। देवचंद कमरे में तेज तेज घूमता है, यानी वो बाह्य शांति की अपेक्षा आंतरिक शांति को महत्व देने वाले देवचंद है, एक आदर्शवादी शिक्षक हैं। रविदत्त फिर पुणे कहते हैं, शीशे में देखकर टोपी को सिर पर सजाता हुआ यह हाव भाव करते हुए, ये कायरों का फलसफा, कायरों का फलसफा अर्थात ये तो कायर करते हैं ऐसा, जो आंतरिक शांति की, आंतरिक शांति की जो बात कर, आंतरिक शांति की जो बात करते हैं, ये कायरों का काम है। देवचंद पलटकर, फलसफा छोड़ो, तुम ये बताओ कि रानी हार वापस दोगे या नहीं। यानी ये बहाने बनाने के तरीके तुम छोड़ो, बाकी सब तरीके तरकीबें सोचना तरकीबें सोचना छोड़ दो। तुम तो ये बता दो कि रानी हार जो तूने वापस लिया लिली की माँ का, क्या वापस दोगे कि नहीं? स्पष्ट बताओ। रवि केवल हंसता है। देखो 4 महीने, देवचंद वापस कहते हैं, देखो 4 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं। मैंने स्वयं इस बीच में तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर अमानत तो अमानत है। तब जहाँ से उसे लिया है वही उसे रख देना चाहिए। यानी उन गहनों से तूने वो रानी हार लिया और वो वापस तुम मुझे दे दो और मैं उसी में रख दूं, और वो अमानत है जो लिली की माँ को पुनः सौंप दी जाएगी। टोपी सिर पर सजाकर रवि केवल हंसता रहता है, दुख और शोक के स्वर में, तो क्या तुम सचमुच रानी हार नहीं दोगे? यानी देवचंद वापस रवि से कहता है, उसके मित्र से कहता है, क्या तुम सचमुच रानी हार नहीं दोगे? देखो इतने दिनों से हम इस मकान में इकट्ठे रहते आ रहे हैं, यानी एक साथ रहते आ रहे हैं। किसी दूसरे को ये भी नहीं मालूम हुआ कि हम संबंधी नहीं, केवल मित्र हैं। सब हमें भाई भाई समझते हैं। दुख में सुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया है। किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह की लड़ाई हमने इस संबंध को नहीं, तो हमारे इस संबंध को नहीं तोड़ सकी। तो क्या तुम इस कमबख्त रानी हार को हमारी इन 10 वर्षों की मित्रता के बीच में एक भयानक खाई के रूप में खड़ी कर दोगे? भरे हुए गले से रवि
यानी कमल प्रवेश करता और रवि वहाँ से चला जाता है। और एक तरह से जो रानी हार है उसकी तुलना आपसी संबंधों से की गई है कि क्या आपने संबंधों से बढ़कर के रानी हार है क्या। यानी देवदत्त के मकान में ही रविदत्त एक साथ रहते हैं, किराए से नहीं, जबकि वो दोनों मित्र हैं, जबकि लोग उनको भाई भाई समझते हैं। ऐसा मधुर संबंध है। लेकिन आज की आधुनिकता में जब लोभ लालच हावी हो जाता है तो वहाँ मित्रता टूट जाती है। तो देखिए कमल, क्या बात है, किस बात पर बहस हो रही है। रविदत्त, अरे हैं क्या इसके। देवचंद चीख कर, रवि। कमल, मैं पूछता हूँ तुम दुकान पर कब जाओगे। मैं मांझी को वहाँ बैठा आया और दूसरे रोगी भी तो बैठे हैं वहाँ। यानी कहने का तात्पर्य कमल उनके साथ काम करता है दुकान पे, और रविदत्त एक वैद्य जी हैं। वैद्य जी वैसे तैयार हो गए हैं और वो देवचंद के ऊपर बार बार चिल्ला देते हैं कि तूने क्या एक ही रट लगा रखी है, रानी हार रानी हार। रविदत्त कोने से छड़ी उठाकर चलता हुआ, क्या हाल है उसका। घूमकर, देव तुम भी उठो, नहाओ, कपड़े पहनो, तुम्हारे स्कूल का भी तो वक्त हो गया है। यानी रविदत्त एक मित्र की भांति देवचंद से ये कहता है। रवि कमल के साथ चला जाता है। रविदत्त कमल के साथ चला जाता है। देवचंद कुर्सी में धंस जाता है और मस्तक पर हाथ रखकर सोचने लगता है। प्रतिमा प्रवेश करती है। देखिए प्रतिमा जो रविदत्त की भार्या पत्नी है, धर्म पत्नी है। तो जैसे ही अब रविदत्त जिसने रानी हार लिया था और एक वैद्य जो अपने दुकान पे चला गया और कमल उसको बुलाने के लिए आया था। कमल एक पत्रकार के रूप में होता है और अब देवदत्त अत्यधिक चिंताग्रस्त है कि रानी हार वापस कैसे लिया जाए और इसके इधर स्कूल खोलने का समय हो गया और दैनिक कर्मों से वो पूरी तरह से निवृत्त भी नहीं हुआ। प्रतिमा, देखिए प्रतिमा क्या कहती है, आप अभी तक बैठे हैं, स्कूल नहीं जाएंगे क्या। और मैं नाश्ता लाने में थोड़ी सी देर कर दूँ तो आकाश सिर पर उठा लेते हो। देवचंद दूसरा हाथ भी मस्तक पर रखकर और भी निमग्नता से सोचने लगता। पहले एक हाथ मस्तक पर था, अब दोनों हाथ। इन अत्यधिक चिंतामग्न स्थिति में प्रतिमा पुनः कहती है, चलिए नहाइए, धोइए, खाना खाइए, भाई को चाबियाँ भिजवाइए कि वे समय पर स्कूल खोलें। देवचंद लंबी सांस भरकर विवस्था से पीछे को लेट जाता है। उसका सिर कुर्सी की पीठ पर और बाहें दोनों ओर बेबसी से लटक जाती है। फिर कुछ क्षण बाद वह उठता है और उद्विग्नता से घूमने लगता है। उसे अत्यधिक कष्ट और पीड़ा हो रही है कि ये रविदत्त मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। प्रतिमा, आप इतने उदास और परेशान क्यों हैं। देवचंद, मैं सोच रहा हूँ। अब क्या सोच रहे हैं, देखिए प्रतिमा, क्या सोच रहे हैं आप। देवचंद, आज रवि ने मुझे एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। प्रतिमा, वैद्य जी ने। देवचंद, हाँ वैद्य जी ने। प्रतिमा, क्या बात हुई। देवचंद, आज मैंने उसे हार वापस करने को कहा तो वह टाल गया। प्रतिमा, दे देंगे, कहीं ले जाएंगे, कहीं ले तो जाएंगे नहीं, और 4 दिन पहन लेंगे। लीजिए भाभी को, अभी 4 ही महीने तो हुए शादी हुए, मांगते शर्माते होंगे, इसलिए भाभी से अभी नहीं ले पा रहे होंगे, इसलिए नहीं दे पा रहे। फिर आगे देखिए। देवचंद रुक कर, तुम 4 दिन कहती हो, मैं 4 महीने भी पहनने की आज्ञा और दे सकता हूँ यदि गहने मेरे हों, लेकिन वे तो धरोहर हैं, एक अमानत के रूप में मेरे पास पड़े हैं, और फिर वे उन्हें वापस ही कब देना चाहता है। अर्थात उसने रानी हार लिया तो देने की तमन्ना भी उसमें नहीं है। एक रानी हार पर ही उसका दिल बेईमान हो गया है। और तुर्रा यह है कि मुझे भी अमानत में ख़यानत, यानी इसके बावजूद भी, तुर्रा यानी इसके बावजूद भी वे और ये कहता है, ख़यानत यानी धोखा करने की बात कहता है, धोखा करने की सलाह देता है कि पैसों को तुम हजम कर जाओ। कहता है कि सब कुछ चुपचाप दबा जाओ। प्रतिमा, चीखी नहीं, मेरी ज़बान से कोई नई बात नहीं निकली और न आपके कानों ने कोई नई बात सुनी। प्रतिमा, देवचंद, तुम्हें शर्म नहीं आती। यदि वे गहने मेरे होते तो मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हें याद होगा, तुम बलदेव की शादी पर जा रही थी, तुमने इशारा भी किया था, केवल एक लॉकेट मांगा था, पर मैंने तुम्हें एक तीली तक को हाथ नहीं लगाने दिया।
प्रतिमा: हाँ, मैं आपकी कौन होती हूँ? लेकिन याद है जब वैद्य जी ने मांगा था तो सबसे भारी गहना उठा करके दे दिया था। देवचंद: लिली की माँ से पूछे बिना मैंने हाथ तक नहीं लगाया। प्रतिमा: तो क्या उस समय नहीं पूछ सकते थे? देवचंद: मैं किसी के विश्वास का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहता। फिर घूमने लगता है। प्रतिमा यानी पति पत्नी में दोनों में वार्तालाप चल रहा है रंगमंच पर। प्रतिमा: ये बहाने रहने दीजिए, आकर कुर्सी में धंस जाती है। देवचंद मुड़कर चीखते हुए: मैं बहाने बनाता हूँ? फिर स्वर से धीमा करके: कई बार आदमी अपने मित्रों से अपने लिए कुछ नहीं कह सकता, यद्यपि दूसरों की तारीफ, दूसरों की सिफारिश करना उसके लिए सुगम होता है। प्रतिमा फिर चुप रहती है। और इसलिए मैंने इनमें से किसी गहने को हाथ नहीं लगाया। तुम्हारे हाथों में एक चूड़ी नहीं रही, तुम्हारे कानों में एक फूल तक नहीं रहा। मैंने ये सब सह लिया, लेकिन मुझे ये स्वीकार नहीं हुआ कि किसी मेले, तमाशे या त्योहार पर तुमने इन अमानत के गहनों में से एक छोटी तीली तक भी न पहनी, तीली तक भी पहनी हो। तुम दयानतदारी का मतलब ही नहीं समझती, तुम धर्म आदि, यानी कहने का तात्पर्य तुम विश्वास, धर्म आदि के बल पे तुम चल रही हो। तो यहाँ एक तरह से देवचंद जो है अपनी पत्नी प्रतिमा को बार बार समझा रहे हैं कि ये अमानत है हमारे पास, इस अमानत को हम अपने लिए उपयोग में नहीं ले सकते। केवल मित्र की खातिर मैंने लिली की माँ से पूछ के रानी हार दिया था, तो केवल मैं इतना स्वार्थी बन करके उसको बिना पूछे या एक छोटी सी चीज़ के लिए भी पूछ करके केवल अपने लिए उपयोग करूँ, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। तो विश्वास सबसे बड़ा धर्म है। फिर प्रतिमा उठकर: धर्म की दुआई नहीं दीजिए, मैं इस धर्मात्मापन को जानती हूँ। एक स्त्री अपने 50-60 हज़ार के गहने एक दूसरे पुरुष के हवाले कर देती है और उसके लिए जान तक कुर्बान कर देने को तैयार रहती है, और वह उसकी रिश्तेदार भी नहीं, नातेदार भी नहीं, कुटुंब कबीले में से भी नहीं है। तो फिर डॉट डॉट, इसका तात्पर्य प्रतिमा कुछ कहती है, यानी वह अपने पति पर शक करती है। दोनों के आपसी जो है अनैतिक संबंधों की बात को लेकर को शक पैदा कर देती है। तो एक तरह से देवचंद चीखता है: तुम क्या कहना चाहती हो? प्रतिमा: मैं जो कहना चाहती हूँ आप भली भांति जानते हैं। देवचंद: यही नहीं कि मैं बदमाश हूँ, पापी हूँ, दुराचारी हूँ, लिली की माँ से यानी मेरा अनैतिक संबंध है। प्रतिमा तुम बड़े तीखे घाव लगा रही हो भराई हुई आवाज़ से। मेरा दिल तो पहले ही रवि की बातों ने घायल कर दिया है, मेरे मित्र ने, रानी हार ने देख करके घायल कर दिया है, पैसे हड़पने की बात कह करके घायल कर दिया है, और तुम हम दोनों के संबंधों को लेकर के शक कर रही हो और मेरे मन को और घायल कर रही हो। ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा इसी क्रम से आगे हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जो विद्यार्थी पहली बार कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कॉलेज के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।